मे आई कम इन सर? यस प्लीज डू। थैंक यू सर। बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम रवि सिहाग है? जी सर। रवि, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमें, ताकि हम सब आपके बारे में इतना जान लें कि आपसे बात कर सकें। और हम चाह रहे हैं कि आपसे उन मुद्दों पर ज़्यादा बात करें जिन पर आप इंटरेस्टेड है बात करने में। तो आप ये भी बताएं कि किन विषयों में आपकी रुचि ज़्यादा है बात करने में। सर, मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव तीनडीएम, जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से किया है। उसके बाद में सर मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और 1 साल IRTS के तौर पर काम किया। उसके बाद में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के में अभी मैं कार्यरत हूँ। ये बताएं कि रेलवे में बहुत समय तक एक समस्या चलती रही जिसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन या कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। इसमें दिक्कत थी कि रेलवे अकाउंट्स के लोग, रेलवे पर्सनल के लोग, रेलवे जो बाकी सर्विसेज हैं, ट्रैफिक के लोग या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोग, उन सब में इतना गुटबाजी होने लगी कि रेलवे के लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो फाइनली एक फैसला हुआ कि हम इन सब सर्विसेज को मर्ज करके, पुलिस को छोड़ के, RPF को छोड़ के IRMS बना देते हैं, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाते हैं, जो कि बन भी गई है। इस बार से वो उसकी वैकेंसीज भी आ गई हैं। आपको नहीं लगता कि डिफेंस में भी ऐसा कर देना चाहिए? डिफेंस अकाउंट्स, डिफेंस एस्टेट्स और फिर आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विस, इन सब की क्या ज़रूरत है? अलग अलग एक ही क्यों ना कर दें इन सबको? मतलब जो नॉन बैटल फील्ड सर्विसेज हैं, जो बैटल फील्ड की हैं वो तो अलग है, लेकिन जो बैटल फील्ड में लोग नहीं जाने वाले हैं, जिनको सिविलियंस आपकी मतलब लैंग्वेज में सामान्यतः कह देते हैं, उन सर्विसेज को अलग अलग रखने का क्या प्रयोजन हो सकता है? सर, इसके कुछ प्रयोजन जो बताए जाते हैं वो पहला ये है कि डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है। रेलवे भी बड़ा सेक्टर था, लेकिन रेलवे का बजट पिछले कुछ दशकों से क्रमिक रूप से घटा है। तो इस वजह से रेलवे की सर्विस का मर्जिंग किया गया था, क्योंकि सर रेलवे के बोर्ड में सर्विसेज को लेकर काफ़ी टकराहट रहती थी। तो प्रतिभा के आधार पर बोर्ड में चयन नहीं हो पाता था। 1905 से जो बोर्ड चल रहा था उसमें सुधार अपरिहार्य हो गए थे। डिफेंस के स्तर पर सर ये बातचीत चल रही है कि डिफेंस की सर्विसेज को मर्जिंग किया जाए। उसमें एक मुख्य मुद्दा है कि जो अकाउंटिंग सर्विसेज है उनको मर्ज करने का मुद्दा भी शामिल है। उसके अलावा जो स्टेट सर्विस है उसमें भी डिफेंस पर्सोनल्स का कहना है कि उसमें जो डिसीजन लेने की पावर है वो आर्मी पर्सोनल्स को दी जाए, ताकि जो निर्णय हैं वो त्वरित रूप से लिए जाए। सर, इसके आगे जो भी संभावनाएं हैं वो आगे देखनी पड़ेगी कि किस प्रकार। तो आपकी राय में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इन सब को मर्ज कर दें और ऑडिट अकाउंट्स को भी शायद इनके सबके साथ मर्ज कर दें, वो ज़्यादा अच्छा उपाय है, या डिफेंस की सर्विसेज को आपस में मर्ज करना बेहतर है? क्योंकि इसका भी लॉजिक समझ नहीं आता। जब सिविल अकाउंट्स है ही आपके पास, उसी के कुछ लोग रेलवे में चले जाएं, उसी के कुछ लोग डिफेंस में चले जाएं। जब बाकी सारी मिनिस्ट्रीज़ में सिविल अकाउंट्स के लोग जा सकते हैं, तो इन 2 मिनिस्ट्रीज़ में ही ऐसा क्या है कि वहाँ अलग सर्विस चाहिए? सर, जहाँ तक अकाउंटिंग सर्विसेज को मर्जिंग करने की बात है, वो मर्जिंग हो सकती है, लेकिन कुछ व्यावहारिक समाधान इसके लिए करने होंगे। जैसे कि सर डिफेंस में जो कोड हेड्स हैं वो बहुत अधिक हैं। इसमें 2 प्रकार के मैनुअल्स हैं, उसमें कोड हेड की संख्या हज़ारों में है। ठीक है। और सिविल अकाउंट्स में कोड हेड कम इस्तेमाल किए जाते हैं। वो तो मर्ज हो जाएंगे आपस में। सर, उसको PFMS के साथ इंटीग्रेट करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और उसमें सर ऑनलाइन करने में डिफेंस सर्विसेज की ओर से कुछ आपत्तियां जताई गई है कि इसको ऑनलाइन करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड्स हैं, वो जो थ्रेट हैं वो इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो अभी डिफेंस अकाउंट्स में आप साइबर लेवल में बिल्कुल नहीं जाते हैं? सर कुछ पेपर पे होता है? सर, काफ़ी हद तक अभी पेपर पे काम चल रहा है, लेकिन अभी जो हैदराबाद में इंडियन जो टेक्नोलॉजी सेंटर है वहाँ पर उन्होंने एक प्रबल विकसित करने की ओर बढ़ रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से इसमें सहमति जताई गई है, उस पर अभी काम चल रहा है। उसके अलावा सर पेंशन के स्तर पर डिजिटलाइज किया गया स्पर्श प्लेटफॉर्म है, और अकाउंटिंग स्तर पर ट्यूली प्लेटफॉर्म पे अभी काम चल रहा है। ठीक है। रवि जी सर। आप अर्थशास्त्र के छात्र रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, अगर एक फिल्म निर्माता अपनी मूवी को YouTube पे अपलोड कर दे तो उसके अलावा किन किन क्षेत्रों को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा? सर, कई प्रकार के क्षेत्र हैं जो मैं सोच पा रहा हूँ। पहला कि सर जो सिनेमा की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। दूसरा सर जो मॉल में काम करते हैं, सिनेमा के आसपास जो लोग काम करते हैं उनको नुकसान होगा। तीसरा सर जो सिनेमा ले जाने के लिए जो ऑटो रिक्शाज हैं, जो किसी भी प्रकार के यातायात के साधन हैं, उनको नुकसान हो सकता है। रवि जी मैडम। आपके गांव का नाम बड़ा यूनिक है। जी मैडम। क्या मतलब है इसका? मैडम, मेरे गांव है जो पहले एक मरुस्थल का क्षेत्र था। इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में ये क्षेत्र पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। तो एक प्रकार से नहर के योगदान को देखते हुए नहर से जो छोटी वितरिकाएं निकलती है, जिनको माइनर कहते हैं, उनसे जो पानी की निकासी के द्वार होते हैं
उनके द्वारों के नाम पर गांव का नाम रखा गया है। तो डीएम का मतलब है कि डबजाल एडजॉइनिंग माइनर, जो इंदिरा गांधी की एक छोटी माइनर है जो डबजाल गांव से होकर प्रवाहित होती है, उसके नाम पर सर इसका नाम रखा गया है। बहुत बढ़िया। ये बताएं कि क्या इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद से जो वहाँ का एग्रीकल्चर है उसको कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा है? जी मैडम, कुछ कुप्रभाव मैं देख सकता हूँ। जैसे कि जो सोयल सैलिनिटी की समस्या है वो वहाँ पर आई है, जिसको स्थानीय भाषा में सेम कहा जाता है। दूसरा कि फसल प्रतिरूप में विकृति उत्पन्न हुई है। जो गेहूं और चावल की फसलें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन और भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। अगर आपका चयन हो जाता है, आपको एक जिले का, अपने ही जिले का कहिए, डीएम बना दिया जाता है, तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या एकदम कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाएंगे? मैडम, मैं सबसे पहले मेरे ऑफिस से स्टार्ट करूंगा। मेरे ऑफिस के अंदर जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा और एक समिति बनाऊंगा जिसमें महिला सदस्यों को रखकर इस कार्य के लिए एक योजना तैयार करूंगा। उसके बाद में मैडम मैं जितने भी एसडीएम और बीडीओ हैं उनके स्तर पर एक मीटिंग लूँगा और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताऊँगा। सबसे महत्वपूर्ण काम मैडम मैं जो करूँगा वो ग्राम सभा के स्तर पर करूँगा। ये देखा जाता है कि ग्राम सभा की मीटिंग्स गाँवों के स्तर पर बहुत कम मात्रा में होती है। मैं खुद वहाँ पर कुछ गाँवों का दौरा करूँगा और कुछ गाँवों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ पर वैल्यूएबल इनपुट लूँगा और वहाँ पर जो सरकार की योजनाएं हैं और जो कार्यक्रम हैं उनको इम्प्लीमेंट करूँगा। दूसरा, महिला साक्षरता के स्तर पर मैं जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके अच्छे से इम्प्लीमेंट के लिए एक प्रगति रिपोर्ट भी मंगवाऊंगा। तीसरा, जो विमेन का हेल्थ है उसमें जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता है, एएनएम कार्यकर्ता है, उनको एक प्रकार से प्राइज की व्यवस्था करके उनको अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करूँगा, जिससे ये काम अच्छे से कर पाऊँ। थैंक यू मैम। रवि कुमार जी, आप राजस्थान से आते हैं जी। मुझे बताइए, राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों कहते हैं? मैडम, राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने यहाँ पर भूरे रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो राजस्थान वासियों ने इस चुनौती का सामना रंग बिरंगे चित्रों के द्वारा किया है। वहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति, लोक चित्र, इस सभी में चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक मिलता है, तो इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहते हैं। अच्छा, जेंडर कलर पेयरिंग के बारे में सुना है आपने? माफ कीजिए मैडम, अच्छा, मैं परिचित नहीं हूँ। आपने पिंक फॉर गर्ल्स और ब्लू फॉर बॉयज इसके बारे में सुना है? जी। क्यों है ऐसा? गुलाबी रंग महिलाओं के लिए और नीला रंग पुरुषों के लिए, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मैम, एक कारण मैं ये सोच पा रहा हूँ कि गुलाबी रंग है वो हल्का रंग है, लाइट रंग है और शांति का प्रतीक इसको माना जाता है, और नीला रंग है वो चटकीला रंग है, थोड़ा भड़काऊ रंग है और पुरुषों को जनरली थोड़ा अधिक साहसी, क्रोधी आदि उपाधियों से सुसज्जित किया जाता है। तो एक ये कारण मैडम मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, तो अगर आपको एक कलर चुनने को कहा जाए जिसमें दोनों के गुण आ जाएं, तो आप कौन से रंग को चुनेंगे जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के गुणों को समाहित करे अपने अंदर? कोई एक कलर? मैडम, सफ़ेद रंग मैं चुनूंगा, मेरा पसंदीदा रंग भी है। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति 2 पैरों से भागता है, यानी कि मनुष्य, और जानवर जो 4 पैरों से भागता है, दोनों में से ज़्यादा तेज कौन भागेगा? मैडम, ये बॉडी साइज पे और आकारिकी पे ज़्यादा निर्भर करेगा। हाँ, कि कुछ जानवरों में 4 पैर होते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे तेज भाग सकते हैं, और कुछ जानवरों में 4 पैर होते हैं जैसे कि घोड़ा, वो हमसे तेज भाग सकता है। तो शायद शरीर की जो आकार है, आकारिकी है, उस पर अधिक निर्भर करेगा। उस पर अधिक निर्भर करेगा। ठीक है। आपको स्मॉल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है? जी सर। तो किस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं आप? सर, कई स्तरों पर एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। जैसे कोई एक बताइए। सर, एक के स्तर पर जो अभी रिसेंटली हमने सर ऑर्गेनिक जो गेहूं है उसका उत्पादन शुरू किया। अच्छा, ऑर्गेनिक की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश में भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि बहुत ही घातक साबित हुआ है। जी सर। कौन सा देश है वो? सर, श्रीलंका में ऐसा हुआ है। तो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसके अगर 2-3 मूल कारण बताने हो तो कौन से कारण है? सर, पहला तो कोविड-19 जो बीमारी है उसकी वजह से वहाँ का जो एक मुख्यतः टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी है उसको नुकसान हुआ है। दूसरा सर, जो एग्रीकल्चर में उनके द्वारा डिसीजन दिए थे कि कोई भी कृत्रिम फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट कर लिया था उन्होंने, फिर उसको वापस ले लिया गया। जी सर। और तीसरा सर, उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक नीतियाँ हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक है, तो उन नीतियों को मैं अभी तो वहाँ एक जो वहाँ के शासन में, जैसे भारत में भी हम लोग सुनते हैं कि परिवारवाद काफ़ी हावी रहता है। जी सर। तो एक समय में राजपक्सा फैमिली के कितने मेंबर्स थे वहाँ की सरकार में? अभी तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कई मेंबर्स ने, लेकिन जब सारे थे तो कितने मेंबर्स थे? सर, बताया जाता है कि 40 से अधिक परिवार है वो सरकार के विभिन्न पदों पर कार्यरत। ठीक है रवि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। मैं एक मिनट सर। आइए। थैंक यू सर।
बैठिए। थैंक यू सर। कैसा अनुभव रहा? सर अच्छा अनुभव था। ठीक है, अब कुछ कहने को बचा नहीं है, कहने सुनने को बचा नहीं है। जी सर। तैयारी तुम्हारी बहुत शानदार है, बाकी सीटिंग वीटिंग ठीक है, ड्रेस तो आपकी शानदार है, बहुत ही बढ़िया ड्रेस है, कहीं कुछ कहने की बात ही नहीं है। और शुरू में पहले 2-3 मिनट में 2 शब्दों का उच्चारण गलत हुआ था। जी सर। अब तब सवाल मैं ही पूछ रहा था, मैं लिख नहीं पाया, तो बाद में मुझे एक तो याद आ गया, अब बाकी रिकॉर्डिंग में देखना। जी सर। एक तो प्रोस्पेक्ट्स बोलना था, प्रोस्पेक्टस आपने बोला था। जी सर। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। एक हिंदी का शब्द था, मैं वो मिस कर रहा हूँ, वीडियो देख के आपको समझ में आएगा। मुझे भी लगा था, बट मैं खुद बोल रहा हूँ सर की क्या देखो, एक तो उच्चारण की गलतियां क्या है, जो रीजनल टच होता है उसको हम गलती नहीं मानते। जी सर। जैसे एक शब्द था परिपक्व, अब वो राजस्थान का व्यक्ति जब बोलता है परिपक्व ऐसे कुछ बोलता है, वो तो रीजनल टच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा एक शब्द आया था, एक बार आप देखेंगे तो समझ में आएगा, कुछ मिस्टेक थी, बस वो देख लेना। और अपने गांव का जिक्र बहुत अच्छा हुआ, डिफेंस बजट वगैरह आपने बड़ा अच्छा बताया, विमेन एम्पावरमेंट बहुत ही अच्छा बताया, रंगीला राजस्थान, बड़ा मतलब आंसर ऑफ द डे तो वही था कि प्रकृति ने केवल भूरा रंग दिया है, बाकी हमने भर रही है। इतना बढ़िया आंसर दिया, मजा आ गया सर। ये आज ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस आंसर को। अरे वाह। जी सर। मतलब प्रश्न भिड़ गया आपका। जी सर। पेपर लीक हो गया है ना। एक आध क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कोई चूका है आपसे, जो कि बहुत जेन्युइन है, इतना चूक ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर देखना ही है तो करंट अफेयर्स से एक बार देख लीजिए। सर मैं सोच रहा हूँ कि इस बार वाइल्ड गैस के बजाय एक सॉरी बोल दो, थोड़ा सा मेरे को भी पॉज मिल जाएगा। दिक्कत नहीं है, एकदम सॉरी बोलो जहाँ दिक्कत है। जी सर। एकदम कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। इस बार 2 साल के लिए मसूरी की तैयारी करो और बढ़ो आगे। जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कुछ पूछना है आपको? सर अभी तो कुछ नहीं पूछा, अच्छा, मेन वही ठीक है। क्वेश्चन था सर, IRTS वाला, वो थोड़ा मैं सोच एक लेता बार हूँ। सोचो, बैठते हैं अलग से। जी किसी दिन बैठ जाते हैं, ठीक है? जाइए, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट।